हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, लैब टेक्नीशियन के बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। चाहे आपका पीजीआई का एग्जाम हो, चाहे आपका जो है केजीएमयू का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एमसीआरई हो, राजस्थान एनएचएम हो, अभी आपका हरियाणा का जो एग्जाम होने वाला है वो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रखे हुए हैं। तो सभी क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आपको लैब टेक्नीशियन का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको बता दें, अगर आप 2026 के लिए लैब टेक्नीशियन के लिए शानदार तैयारी करना चाहते हैं, मतलब यह है कि सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं और चले आते हैं, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए एक रणनीति होती है। पहले आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा बेसिक से। जब आपका सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर, उसके साथ साथ आपको मॉक देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही बेहतरीन शानदार बैच आपके लिए है। जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच 2025। इसमें जो मैंने आपको बातें बताई कि वीडियो लेक्चर आपको हिंदी और इंग्लिश में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पर चैप्टर वाइज कंटेंट कराऊंगा मैं। टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी, क्लास नोट पीडीएफ दूंगा जिनको आप मेरे भाई डाउनलोड कर पाओगे, ठीक, डाउनलोड कर पाओगे और डाउनलोड करके इनको आप प्रिंट भी कर सकते हो। इसके साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे। उसके अलावा चाहे आपका एमसीआरई हो, राजस्थान एनएचएम हो, चाहे आपका जो है आरआरबी का हो, चाहे बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन का पेपर हो, उसमें आप देखोगे 70 क्वेश्चन आपके लैब टेक्नीशियन के रहते हैं, 30 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन यानी मैथ रीजनिंग जीएस के रहते हैं। तो इस बैच में टेक्निकल के साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल सेक्शन भी कराने वाला हूं। तो ये बैच दोनों चीजें यहां पर कवर कराई जाएंगी, ऐसा नहीं कुछ छोड़ दे कुछ करा दे। तो ये बैच आपको मिलेगा कहाँ? प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। अभी इस बैच में ऑफर चल रहा है, 1 साल 3 महीने की वैलिडिटी आपको दी जाएगी, यानी ये बैच जिस दिन से आप परचेज करेंगे 15 महीने तक आपके पास अवेलेबल रहेगा। जहां आपको फीस 5000 6000 में बैच मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 1799 में ये बैच आपको मिलेगा, ठीक। ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और हमें लास्ट में आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इन्फेक्शियस स्टेज, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज होती है और जो ह्यूमन बॉडी में इंटर करती है वो कौन सी होती है? इन्फेक्शियस स्टेज पूछा है प्लाज्मोडियम की, जो ह्यूमन बॉडी में इंटर करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्पोरोजाइट, फीमेल गैमेटोसाइट, मेल गैमेटोसाइट और ट्रोफोजाइट। बताइएगा क्या होगा, ठीक। ऐसे शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए यहां पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, पहले तो ये सुनो, जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है वो क्या काज करता है? प्लाज्मोडियम हमारा मलेरिया काज करता है, ठीक, पहली चीज। अब आप जानते हैं जो ये प्लाज्मोडियम मलेरिया काज कर रहा है, तो आप इसमें जानते हैं कि 2 स्टेज होती है, ठीक। प्लाज्मोडियम 2 स्टेज होती हैं, 2 होस्ट की इसमें जरूरत होती है। एक होस्ट इसमें क्या होता है? फीमेल मॉस्किटो होती है और दूसरा होस्ट कौन सा होता है? वो होता है ह्यूमन, ठीक। तो यहां पर मैंने क्या बताया? 2 होस्ट होते हैं। जो पहला है वो क्या है? वो है मॉस्किटो, मच्छर, और दूसरा जो होस्ट होता है वो क्या होता है? ह्यूमन होता है, ठीक। अब समझो, अब ये जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, तो आप बताएंगे मॉस्किटो में जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, डायरेक्ट लिख देता हूं, इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होती है गैमेटोसाइट। कौन होती है? गैमेटोसाइट, ठीक। अब ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन में जो है इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होती है स्पोरोजाइट। ये पूछे हुए क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, स्पोरोजाइट, ठीक। अब सुनो, और भी क्वेश्चन आ सकता है मे बी आपसे। जो मॉस्किटो में स्टेज चलती है ये होती है आपकी सेक्सुअल स्टेज, ठीक। और इसमें यहां पर जो रिप्रोडक्शन होता है, जो स्टेज होती है वो ए सेक्सुअल स्टेज होती है ह्यूमन में, ठीक। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई कि यहां पर 2 होस्ट होते हैं, एक मॉस्किटो होता है और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है? ह्यूमन होता है। प्राइमरी ये हो गया, और सेकेंडरी कौन होता है? इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। प्राइमरी ये हो गया और सेकेंडरी कौन होता है? सेकेंडरी ह्यूमन होता है।
तो यहां से आपको पता हो गया इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बताइए, अब थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं। जो मलेरिया है अगर पूछा जाए तो कैसा इन्फेक्शन है, यानी डिजीज अगर पूछ दी जाए तो मलेरिया है पैरासिटिक, ये है पैरासिटिक डिजीज, ठीक, पैरासाइट से हो रही है, ठीक है, मलेरिया हो गई। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी डिजीज हो जाए जो मलेरिया रेजिस्टेंस हो जाए, जिसमें मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है, कोई इसको बीमारी हो गई है तो उसमें मलेरिया का चांसेस कम हो जाते हैं, मलेरिया होती नहीं है उस पेशेंट में। तो ऐसा होता है किस केस में, ऐसा होता है मेरे भाई मलेरिया रेजिस्टेंस, मलेरिया रेजिस्टेंस होती है सिकल सेल एनीमिया, सुना है नाम, कई बार इसको मैं अपने क्लासेस में करा चुका हूं। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम लोग रिवीजन कर रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे हो, तो सारे टॉपिक जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट फंस रहा होता है यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप मेरे भाई उससे जो है जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ क्लास के बाद में इसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। ऐसे हैंड रिटन नोट ब्यूटीफुल आपको मिलेंगे यहाँ पर, जिसको आपको पढ़ते हुए मेरे भाई मन लगे, ठीक। तो क्या बताया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक। जब भी आप कोई भी चीज तैयार करें, पढ़ें, तो ऐसे डेटा कलेक्ट करते हुए जाएं और आपका रिवीजन होता चला जाएगा और एक ब्यूटीफुल आपके पास में डेटा तैयार हो जाएगा जो रिवीजन के टाइम पर आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो नोट्स जरूर बनाएं, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द एमसीवी इज, एमसीवी क्या होता है, पूछा गया है एमसीवी क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल, दूसरा लिखा है वॉल्यूम ऑफ टोटल रेड सेल, तीसरा है वॉल्यूम ऑफ एवरेज रेड सेल और चौथा है नन ऑफ दीज, ठीक। तो सबसे पहले आप हमें यही बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, और ये वैल्यू किनके अंतर्गत आती है, एमसीवी, ठीक है। आप जब सीबीसी की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें 3-4 डेटा रहते हैं जहां पर लिखा रहता है एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, एक टॉपिक होता है जिसको कहते हैं रेड सेल इंडिसिस। ये क्या होता है, रेड सेल इंडिसिस। ये रेड सेल इंडिसिस क्या होता है, ये रेड सेल इंडिसिस जो होता है ये बताता है आरबीसी के शेप, साइज और वेरिएशन के बारे में, ठीक। किसके किसके बारे में, आरबीसी के शेप में, साइज, क्वालिटी, इन सभी के बारे में ये बताता है रेड सेल इंडिसिस। और इसका पता मतलब ये जो किया जा रहा है रेड सेल इंडिसिस है, इसका यूज कहां पर होता है, इसका यूज होता है कि हम लोग ये बता पाए कि आरबीसी का शेप, साइज, क्वालिटी कैसा है, और इससे हम लोग क्या बता पाएंगे, इससे हम लोग एनीमिया के बारे में पता कर पाएंगे कि किस टाइप की एनीमिया है। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि रेड सेल इंडिसिस का प्रयोग कहां पर करते हैं हम लोग, रेड सेल इंडिसिस का जो प्रयोग है वो करते हैं एनीमिया में, ठीक, यूज इन एनीमिया। और ये पता चल जाता है इससे क्या कॉज है और कौन सा टाइप है, ठीक, ये बात हो गई। अब देखिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि एमसीवी क्या है, एमसीएचसी क्या है और एमसीएच क्या है। अब देखो एमसीवी क्या होता है, हमने बताया मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये क्या होता है, ये बताता है एवरेज वॉल्यूम ऑफ सिंगल आरबीसी, ठीक, ये बताता है, ठीक है। और इसको जो है एक्सप्रेस किस में करते हैं, एफएल में करते हैं, एफएल। एफएल क्या होता है, फेमिटोलीटर में किया जाता है और नॉर्मल वैल्यू होती है 80 से 100, ठीक, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 80 से 100 फेमिटोलीटर। अब उसके बाद में क्या आता है, अब उसके बाद में आता है एमसीएच। एमसीएच का फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल आरबीसी के अंदर एवरेज हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक, एवरेज हीमोग्लोबिन इन सिंगल आरबीसी, और इसको जो है व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस करते हैं पीजी, पिकोग्राम में, ठीक, किसमें करते हैं, पिकोग्राम में करते हैं। फिर एक और बच रहा है जिसको कहते हैं MCHC, मीन कार्परकुलस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका क्या होता है रोल, ये जो है एवरेज कंसंट्रेशन बताता है, किसकी, एवरेज कंसंट्रेशन बताता है हीमोग्लोबिन की, ठीक है, ये एवरेज कंसंट्रेशन बताता है हीमोग्लोबिन की इन गिवन पैक्ड आरबीसी, जो भी दी गई होती है, ठीक, पैक्ड आरबीसी। तो ये बात हो गई किसकी, MCHC की। तो ये रेड सेल इंडिसेस में ये निकाला जाता था, ठीक। उसके बाद में अब रिसेंटली आप देखोगे तो इसमें जो है और भी चीजों को ऐड कर दिया गया है, MCV, MCHC और MCH में RDW, और ये चीजें यहां पर इसमें एक भी और ऐड कर दी गई है, एक होता है HDW, ये चीजें यहां पर क्या की गई है, ऐड कर दी गई है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो MCV होता है ये एवरेज वॉल्यूम किसका बताता है, आपका सिंगल आरबीसी का बताता है, FL में इसको व्यक्त करते हैं फेम्टोलीटर में, MCH को PG में करते हैं। तो ये बात हो गई। आगे चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका इम्यूनिटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या लिखा है, द येलोइश फ्लूइड, जो पीला कलर का फ्लूइड होता है, ठीक, कोलेस्ट्रम, ठीक, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रम, सिक्रीटेड बाय मेमरी ग्लैंड, हाँ ये मिल्क ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, सिक्रीटेड होता है ऑफ द मदर, माता की, ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, जो इनिशियल डेज होते हैं लैक्टेशन के उसमें ये रिलीज होता है, हैज अबंडेंट एंटीबॉडी, हैज अबंडेंट एंटीबॉडी IgA, ठीक। पहली बात तो इस क्वेश्चन में देखोगे ही एक आंसर छुपा हुआ है, पूछा जाता है कि जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, आप यही बताएंगे, उसमें IgA होती है। फिर लिखा है टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, ये क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बच्चे को, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड, ये किस प्रकार की इम्यूनिटी है आपसे पूछा गया है, ठीक। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा है एक्टिव इम्यूनिटी, तीसरा है ऑटो इम्यूनिटी, और चौथा है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक। देखिए इम्यूनिटी आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है इन्नेट और दूसरी होती है एक्वायर्ड। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमें जन्मजात मिलती है, जो हमारे अंदर जन्म से रहती है, ठीक, जन्म से रहती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जब बात करोगे तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जिसको हम लोग अर्जित कहते हैं, अर्जित करते हैं, ठीक, जो हमारे जन्म के बाद आती है और किसी भी लाइफ स्टेज में, मतलब कोई भी हमारी पूरी थ्रू आउट लाइफ, ठीक, किसी भी टाइम पर ये हमें मिल जाए, यानी थ्रू लाइफ, और हमने इसका अर्जन किया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक। एक तो हमें जन्म से मिल रही है, उसीलिए इनको जन्म से कह रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको इन्नेट बोलते हैं और उनको एक्वायर्ड बोलते हैं। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कोई भी कुछ भी अगर हो रहा है तो सब में रिस्पॉन्स करेंगी, ठीक, ये हमें सुरक्षा करेंगी। जो एक्वायर्ड होती हैं ये स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर जो है फलाना बैक्टीरिया आ रहा है, फलाना वायरस आ रहा है, तो उसी के लिए रिस्पॉन्स करेंगी, ठीक। तो ये होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो प्रकार की मैंने बता दी, ठीक, एक्वायर्ड और ये। अब उसके बाद में क्या आता है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। कैसी, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं जो हमारी बॉडी जिसको खुद बनाए, एक्टिव इम्यूनिटी किसको कहेंगे, जिसमें हमारी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी हमारी बॉडी बनाए, ठीक। और पैसिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं इसमें क्या हो, जो हमें दे दी जाए, ठीक, हमें दे दी जाए, हमारी बॉडी इसमें क्या करे, हमारी बॉडी इसमें रिस्पॉन्स ना करे इसको बनाने में, ठीक, लिख दें बनी बनाई मिल जाए हमें। ठीक है, तो ऐसी इम्यूनिटी को क्या कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे।
तो ये जो है IgA कोलेस्ट्रम के थ्रू, यानी जो हम मिल्क पी रहे हैं, मतलब जो माता का मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, जो बच्चा पीता है, तो उसमें ये रहती हैं और ये हमारे अंदर आ जाती हैं। तो अब ये तो बनी बनाई आ गई है ना, हमें मिल गई, तो किस प्रकार की इम्यूनिटी है? ये है पैसिव इम्यूनिटी। कैसी? पैसिव इम्यूनिटी। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कोलेस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड। फिर से वही क्वेश्चन है? नहीं, हाँ देखो लिखा है कोलेस्ट्रम जो होता है वो येलो कलर का फ्लूइड होता है। ठीक है, बात सही है। आगे लिखा है सिक्रीटेड बाय मदर, ठीक, माता के द्वारा ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए बहुत आवश्यक होता है टू न्यू बॉर्न इन्फेंट बिकॉज इट कंटेन्स। इसमें क्या होता है? नेचुरल किलर सेल होती हैं, मोनोसाइट होती हैं, माइक्रोफेज होती हैं, या इम्यूनोग्लोबुलिन ए होती हैं। क्या मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया कि इस कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबुलिन ए होती हैं, जिनको क्या कहते हैं? IgA। बताया कि नहीं बताया? क्वेश्चन में ही मैंने कहा था कि ये आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है IgA हैं आपकी, ये होती हैं मोनोमर फॉर्म में भी मिलती हैं, मोनोमर फॉर्म में भी मिलती हैं और डाइमर फॉर्म में भी मिलती हैं। ठीक, डाइमर फॉर्म में भी मिलती हैं। अब ये IgA आपका मिल्क के अलावा पूछ दिया जाए कि कहां कहां और पाया जा सकता है, जो भी सिक्रीशन होता है, जैसे टीयर हो गया, आंसू, स्लाइवा हो गई, इनमें आपको IgA मिल जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। सिक्रीशन में हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ए आपको मिल जाएंगी, एंटीबॉडी ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स, इनमें से कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर द रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। पूछा गया है यहां पर कि 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है रिजेक्शन के लिए, अगर किडनी का ग्राफ्ट किया गया है, यानी किडनी का किसी जो है डोनर से लेकर पेशेंट में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है और वो किडनी क्या हो जाए, वो उसकी बॉडी, रिसिपिएंट की बॉडी उस किडनी को रिजेक्ट कर दे, तो इस इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होगा? इसमें लिखा है ए ऑप्शन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा है ह्यूमोरल, तीसरा है इन्फ्लामेटरी और चौथा है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक, इम्यून रिस्पॉन्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्यूमोरल और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड। इम्यून रिस्पॉन्स 2 तरीके से होता है, एक होता है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, यहां इस ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स करती है हमारी एंटीबॉडी। ठीक, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होती है? हमारी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स करती हैं, टी लिम्फोसाइट। ठीक, ठीक, 2 तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपसे यह पूछा जा रहा है कि इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है अगर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो किडनी ट्रांसप्लांट क्या हो गया है? रिजेक्ट हो गया है, तो ये रिस्पॉन्स आता है किसके अंतर्गत? ये रिस्पॉन्स आएगा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अंतर्गत, क्योंकि हमारी क्या है, सेल, हमारी बॉडी क्या करेगी, इस टिश्यू को रिजेक्ट कर देगी कि ये बाहर का ऑर्गन है, यानी कोई बाहर की चीज आ गई है बॉडी में। अब देखिए, जब क्या होता है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा होता है तो 3 चीजें मेनली ध्यान में रखी जाती हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। एक तो ब्लड ग्रुप, पहले नंबर पे ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, दूसरे नंबर पर MHC और तीसरे नंबर पे क्या होती है, हम लोग देते हैं इम्यूनो सप्रेसिव। ठीक, ये 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। इम्यूनो सप्रेसिव हम लोग देते हैं। इम्यूनो सप्रेसिव का क्या मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस दिए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को क्या करें, सप्रेस कर दें। जैसे एक नाम यहां पर आप ध्यान रखना, साइक्लोस्पोरिन। कौन सा? साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, कम कर देता है। तो ये 3 चीजें ऑर्गन ट्रांसप्लांट में देखी जाती हैं। MHC का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई मेजर हिस्टो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स। ठीक, अगर आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट कर देना, लाइक शेयर कर देना और अपने दोस्तों में भेज जरूर देना। ऐसे ही हम आपको डेली क्लासेस कराते रहेंगे, आपका रिवीजन कराते रहेंगे और आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आगे चलिएगा क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है मेरा, इन विच डिजीज डज, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी डिजीज, डज का मतलब है टी मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन, ठीक है, इनमें से कौन सी डिजीज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन काज क्रोनिक इन्फ्लामेशन, काज करती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन काज करती है ऑफ द लिम्फेटिक वेसल, ठीक, लिम्फेटिक वेसल में क्रोनिक इन्फ्लामेशन काज कर देती है, और इसको कारण क्या है, इसका मॉस्किटो है, मच्छर है, ठीक है, ये आपको बताना है कौन सी ऐसी डिजीज है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एलिफेंटियासिस, दूसरा है एस्केरियासिस, रिंगवॉर्म या फिर अमीबियासिस, ठीक। अब देखो एलिफेंटियासिस इसको क्या कहते हैं, इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं फाइलेरियासिस, फाइलेरिया आपने सुना है, हिंदी में इसको कहते हैं हाथी पांव, ठीक, क्या कहते हैं, हाथी पांव इसको कहा जाता है। अब इससे आप समझ गए होंगे, ठीक है, एलिफेंटियासिस हाथी पांव इसको कहते हैं, फाइलेरियासिस, ठीक, फाइलेरिया हो गया, ठीक। तो इस फाइलेरिया में क्या होता है, ये मॉस्किटो ट्रांसमिट कर देता है पैथोजन को, और इसमें क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, जो पैर हैं यानी लोअर लिम्स हैं उसमें क्या आ जाती है, बहुत भयंकर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये काज कौन करता है, ये काज कौन करता है, ये काज करता है यूचिवेरिया ब्रोंकाप्टाई, ठीक। तो इसमें क्या मैंने बताया कि लोअर बॉडी पार्ट में फ्लूइड डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। आगे लिखा है एस्केरेसिस, तो ये क्या करता है, ये कैसे हो जाती है, ये हो जाती है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, ठीक, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये फैलती है। देखो इतना सब पूरा लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, मैं इसको बोल के भी आपको बता सकता हूं, लिख मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि आप इसको सुने ध्यान से, इसको देखें, जब आप इसको रिवाइज करें तो ये नोट्स आपको मिल जाएं और आपका समय बचे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, इसी वजह से मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। और हर क्लास के बाद में टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ दे देता हूं ताकि आप वहां से रिवीजन कर सकें। अब ये रिंग वार्म, जो ये रिंग वार्म है, ये कैसी डिजीज है, ये फंगल डिजीज है, ठीक, दांत खाद खुजली, फंगल डिजीज, रिंग वर्म। ये अमीबियासिस, ये एक ऐसी डिजीज है, ये मेरे भाई जो है प्रोटोजोवन डिजीज है, ठीक, प्रोटोजोवा से होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सी प्रोटोजोवन डिजीज है, कौन सी फंगल डिजीज है, तो ये सारी चीजें आपसे छोटी छोटी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहां से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कौन करता है, लिम्फेटिक वेसल्स में, ये काज कर देता है यूचियोरिया ब्रोंकाप्टाई, जिसमें ट्रांसमिशन होता है मॉस्किटो के द्वारा, एक इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है द नॉर्मल सेल काउंट, जो नॉर्मल सेल काउंट आपसे पूछा गया है किसका, लंबर स्पाइन पंचर, ठीक, लंबर स्पाइन पंचर। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नॉर्मल सेल काउंट पूछा है, लंबर स्पाइन पंचर, लंबर स्पाइन पंचर करके आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यही तो मिलता है। अगर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को आप देखेंगे तो सबसे पहले यही बात कर देते हैं बनता कहां है, तो ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में है, यहीं से आपको मिलता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में पाया जाता है, वहीं से इसका फ्लो होता है। पर डे कितना बनता है, पर डे 500 ml पर डे क्या होता है, इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है, पर डे 500 ml सिक्रीशन होता है। नॉर्मली इसमें प्रोटीन की बात की जाए तो 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, ठीक। जनरली इसमें जो है WBC की बात की जाए यानी TLC की बात की जाए तो पाई जाती हैं 0 से 5, ठीक। फिर उसके बाद में बात की जाए RBC, तो इसमें कोई भी RBC नहीं पाई जाती, ठीक। कभी कभार क्या हो सकता है जब प्लूरल प्लूरल बता रहा हूँ, कभी कभी जब CSF टैपिंग होती है तो क्या हो सकता है, इंजरी हो जाए, मान लीजिए टैपिंग करने के दौरान, तो हो सकता है ब्लड लीकेज हो जाए और उसमें ब्लड आ जाए, जनरली नहीं पाया जा सकता है, ठीक। अब ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन दिया है 0 से 8 WBC लिखी हुई है और RBC 0 से 5 लिखी हुई है,
दूसरे ऑप्शन की ओर जाइए, 8 से 10 WBC, 10 से 12 RBC, 10 से 12 WBC, 12 से 15। देखो ये बढ़ने लगा नीचे और ये भी बढ़ रही है RBC, तो ये हो ही नहीं सकती। अब इन चारों ऑप्शन में देखोगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा सही है वो आप लगा दीजिए ए ऑप्शन। वैसे देखा जाए टेक्निकली रॉन्ग है, लेकिन 0 से 5 और RBC नहीं है, तो ये आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जब भी क्वेश्चन आप पढ़ो तो आप तुरंत इस चीज को ध्यान रखो कि क्या आपसे पूछा है। नॉट जहां पर दिया है तुरंत आपको इसको जो है टिक कर लेना है कि नॉट है एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, एक बात ध्यान रखना, ऑटो इम्यून डिजीज उसी को कहते हैं, ऐसी डिजीज कब हो जाती है जब हमारी शरीर की हमारी ही सेल्स अपनी ही सेल्स को मारने लगे, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक। मतलब ये होता है कि अपने ही अपने को मार रहे हैं, ठीक है। अपने ही जब पराये हो जाते हैं तो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, ठीक, ऐसे ध्यान रखना। तो अपनी सेल्स यानी डिस्ट्रॉइंग ओन सेल, ठीक, अपने ही अपने को मारने लगते हैं। तो कौन सी डिजीज है, पहली लिखी हुई है सोरायसिस, दूसरी है रेमोटाइड आर्थराइटिस, तीसरी है अल्जाइमर और चौथी है विटिलिगो, ठीक। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नहीं है, यानी इनमें से 3 आपकी जो है ऑटो इम्यून डिजीज है और कोई एक नहीं है। पहली देखो सोराइसिस। सोराइसिस में क्या होता है, सोराइसिस में स्किन के पैचेस बन जाते हैं, ठीक, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ज्यादा आपको मेनली आपको कहां देखने को मिलेगा, जैसे ये एरिया हो गया, स्कल हो गया, इनमें सब में आपको क्या है कि स्किन के पैचेस मोटे मोटे दिख जाएंगे, स्वेलिंग टाइप की, उसको बोलते हैं सोराइसिस। और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक, एडी लिख दे रहा हूं, ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक। रेमोथॉइड आर्थराइटिस आप जानते हैं, ठीक है, ये तो चर्चा में ही रहती है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। आप जानते हैं आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपके किसमें, जो आपके जोड़ होते हैं उनमें, ठीक है। और ये भी कैसी है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। फिर लिखा है तीसरा अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या होता है, अल्जाइमर क्या होता है, अल्जाइमर ये समय के साथ साथ जब बुढ़ापा आता है तो ये बीमारी होने लगती है। अल्जाइमर होता है भूलने की बीमारी, ठीक है। ये एज जो ओल्ड एज में हो जाती है, भूलने की बीमारी, क्योंकि धीरे धीरे क्या होते हैं हमारे न्यूरॉन डीजनरेट होने लगते हैं और इसीलिए जो याद रखने की शक्ति है, स्मरण शक्ति है, मेंटल एबिलिटी है, वो कम होने लगती है। तो इसी को बोलते हैं अल्जाइमर। ये कैसी बीमारी है, ये तो आपकी न्यूरॉन से रिलेटेड है, ऑटो इम्यून तो है नहीं। और इसमें होता क्या है, इसमें व्यक्ति भूलने लगता है। अल्जाइमर के साथ साथ में एक और बीमारी जो साथ चलती है, इसको कहते हैं पार्किंसन डिजीज, ठीक, क्या कहते हैं, पार्किंसन डिजीज। ये पार्किंसन डिजीज क्या होती है, बूढ़ों में आपने 2 चीज देखी होगी, एक तो याद रखने वाली, क्योंकि याद नहीं हो पाता, पहचान नहीं पाते हैं धीरे धीरे, ठीक, भूल जाते हैं, मेंटल एबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि न्यूरॉन डीजनरेट होती है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा ये ऐसे ऐसे जो हाथ कांपते हैं, पूरा शरीर बॉडी कांपता है, तो ये किसकी वजह से, इस डिजीज को बोलते हैं पार्किंसन डिजीज, ठीक है। तो ये ओल्ड एज में दोनों एक साथ होती हैं, मतलब पैरेलल चलती हैं ओल्ड एज में, ठीक है। समय के साथ साथ मेनली आपको दिखने को मिलेंगी। इसमें क्या होते हैं, न्यूरॉन डीजनरेट होने लगते हैं, ठीक, ये हो गई। अब आती है बात विटिलिगो। ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें आपने देखा है किसी भी व्यक्ति में सफेद सफेद स्पॉट पड़ जाते हैं, बॉडी पर सफेद चकत्ते हैं, कहते हैं उनके सफेद दाग हो गए, ठीक। तो वो मेनली क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक। ये भी कैसी है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो सेल हमारी मिलेनिन बनाती हैं, ये जो बॉडी का आप कलर देख रहे हैं, ये किसकी वजह से, मिलेनिन की वजह से। जो सेल मिलेनिन बनाती हैं तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी के सेल्स उन्हीं को ही डिस्टर्ब कर देती है, मारने लगती हैं, ठीक। इनमें क्या है, व्हाइट पैचेस पाए जाते हैं, व्हाइट पैचेस दिखने लगते हैं बॉडी पर, ठीक। और रेमोटॉइड आर्थराइटिस मैंने बता दिया, सोरायसिस आपको बता दिया, अल्जाइमर मैंने आपको बताया, ये ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है इन द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होता है तो बिलिरुबिन इज, ठीक है, आरबीसी टूटती है तो बिलिरुबिन बनता है। लिखा है रीयूज्ड बाय न्यू रेड सेल, नई जो रेड सेल होती है उनके द्वारा रीयूज कर लिया जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीडाइज टू बिलिरुबिन, तीसरा लिखा है रिटर्न टू द पूल, और चौथा है स्क्रीटेड आउट। बहुत सारे बच्चे इसका जो है बी ऑप्शन लगा देते हैं, ऑक्सीडाइज टू बिलिरुबिन, भूल गए। अरे मेरे भाई एक बात ध्यान रखो, इस बिलिरुबिन से ही तो बिलिरुबिन बना है। अब तुम इसको बिलिरुबिन से फिर
बिलवर्डिन बना दोगे। क्या यार बात करते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऐसी छोटी छोटी गलती ही तो आपसे हो जाएंगी, और एग्जामिनर इतने ही छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इतने ही छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन जिसमें आप गलती करके आ जाते हो। बिलरुबिन रीयूज नहीं करते हैं इसमें। बिलरुबिन जो है हमारा ये बिलवर्डिन से बनता है। बिलवर्डिन के बाद में क्या बनता है, बिलरुबिन बनता है। और बिलरुबिन आप जानते हैं ये क्या कर दिया जाता है, ये स्क्रीट आउट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, लिखा है एड्स इज काज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड राइनो वायरस। ठीक, एड्स जो है वो काज्ड बाय ग्रुप ऑफ कॉल्ड राइनो वायरस। इस क्वेश्चन में देखो गलती कहां होती है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम चल रहा होगा, एग्जाम में प्रेशर होता है कि हमको करने हैं, कहीं छूट ना जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, उसके चलते मैंने इसको पढ़ा। मुझको आंसर आ रहा था, मैंने क्या किया, यही ठीक लगा, देख लिया, आगे बढ़ गए। आपका दिमाग यही छोटी गलती करता है, और एग्जामिनर आपने देखा है इस चीज को सबसे ऊपर क्यों रखेगा। हो सकता है ये गलत हो, लेकिन जब आप यहां पर ध्यान से देखो, एड्स जो है काज कौन से वायरस से होता है, राइनो वायरस से नहीं, रेट्रो वायरस काज करता है। ऐसे छोटी छोटी गलती आपसे होती है, तो ये नहीं है करेक्ट, गलत है। फिर लिखा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है पैथोजन स्पेसिफिक। हाँ मेरे भाई ये बात सही है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये पैथोजन स्पेसिफिक है। पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी आपकी वो स्पेसिफिक होगी, कि मैंने आपसे कहा था कि ये आएंगे फलाने, जब आएंगे तो फलाने के लिए स्पेसिफिक रहेगी, तो पैथोजन स्पेसिफिक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, कहां पर हैं हम, यहां पर हैं। ठीक, तो ये सही हो गया। आगे देखिए अगला क्या लिखा है, द एक्जेरेटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, बहुत हाईली रिस्पॉन्स आ रहा है ऑफ किसका, इम्यून सिस्टम का। ठीक है, इम्यून सिस्टम का अगर एक्जेरेटेड रिस्पॉन्स है टू सर्टेन एंटीजन, कोई सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। ठीक, मतलब क्या है, लिखा है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है जब हम एनवायरमेंट में कोई भी एंटीजन के प्रति, कोई सर्टेन एंटीजन के प्रति, ठीक, तो इसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। नहीं मेरे भाई, इसको ऑटो इम्यूनिटी नहीं बोलते हैं। एक चीज आपने सुनी थी, क्या कहते थे इसको, इसको बोलते थे एलर्जी। जैसे कि क्या है, किसी को धूल से एलर्जी है, तो जैसे ही वो धूल में जाता है, ठीक, धूल जहां पर है जैसे ही वो पहुंचता है तो ये सर्टेन एंटीजन हो गया कि उसमें धूल। ठीक, और जैसे ही वो पहुंचता है उसको तुरंत छींके आ जाना या खुजली होने लगना, जो भी है XYZ, जिसके प्रति नाक बहने लगना, ये सब, तो इसको क्या बोलते थे, इसको एलर्जी कहते हैं। तो ये क्या है, ये एलर्जी होती है, ना कि आपकी ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी इसको नहीं कहते हैं। फिर लिखा है बोन मैरो। क्या लिखा है, फिर लिखा है बोन मैरो। बोन मैरो एक्ट एज फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय द ट्रैपिंग ऑफ ब्लड बार्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बोन मैरो कब से जो है ब्लड ट्रैपिंग, जो ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रैप करने लगेगी ना, इसको बोन मैरो थोड़ी करती है, ये तो हमारी कौन करता है, ये हमारी लिम्फ करती है, उसके बाद में लिम्फ नोड हमारे ये सब काम करते हैं। ठीक, तो ये भी गलत हो गया, तो यानी डी ऑप्शन ये भी गलत है। कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेरे भाई पैथोजन स्पेसिफिक होती है, और करेक्ट यही है, यही हमसे पूछा गया था। आगे चलिए, क्वेश्चन है विच एंटीबॉडीज हीट लेबाइल। कौन सी एंटीबॉडी हीट लेबाइल होती है, IgA, IgG, IgE और IgM। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, आप बताइएगा कौन सी एंटीबॉडी हीट लेबाइल होती है। सिंगल एक ही ऐसी एंटीबॉडी है, सिंगल केवल एक एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी है IgE। कौन है, IgE है, ये हीट लेबाइल होती है। ठीक है, हीट लेबाइल होती है। अगर आप इसको 56 डिग्री, ठीक, 56 डिग्री पर 1 घंटे के लिए ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगी, ये इनएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक, ठीक है, ये बात हो गई किसके बारे में, ये हमारी IgE के बारे में। हीट लेबाइल एंटीबॉडी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे IgE होती है, केवल एक ही एंटीबॉडी ऐसी होती है।
या फिर आपसे पूछा जाए कि पैरासिटिक इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबॉडी आपको बढ़ी हुई मिलेंगी, तो ये IgE होती हैं जो पैरासिटिक इन्फेक्शन में एलिवेटेड यानी बढ़ी हुई आती है। अब ये तो आपने पढ़ लिया। अब एग्जामिनर थोड़ा खेल खेलता है, फिर ये नहीं पूछता आपसे, आपसे धीरे से पूछता है कि हेलिमेंथ, अगर हेलिमेंथ इन्फेक्शन है तो कौन सी एंटीबॉडी बढ़ी हुई आएंगी, तब आप बताएंगे IgE आएंगी। ठीक, उसके अलावा अगर आपसे कहा जाए जो टाइप IgE मीडिएटेड है, ये जो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हमारी IgE जो है मीडिएटेड होती है। ठीक है, तो इतने सारे यहां पर आपको जो है क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि हीट लेबाइल IgE होती है। ठीक है, और 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए रखें तो ये इनएक्टिवेट हो जाती है। पैरासिटिक इन्फेक्शन में ये एलिवेटेड आता है, हेलिमेंथ इन्फेक्शन में भी, और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी मीडिएटेड IgE होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है किसका, टिश्यू का या फिर ऑर्गन का, वो फेल हो जाता है ऑफन ड्यू टू द एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी, यानी क्या कह रहा है कि रिजेक्शन हो जाता है, कोई भी टिश्यू या फिर ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हो रहा है। ठीक है, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी दो तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स दर्शाती है, एक तो सेल मीडिएटेड होता है और दूसरा ह्यूमोरल होता है यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, टिश्यू या फिर ऑर्गन फेल हो रहा है, ठीक है, रिजेक्शन हो रहा है, तो ये कैसा रिस्पॉन्स है, पीछे मैंने आपको पढ़ाया, ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। अब क्वेश्चन देखो मेरे भाई आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। दो यहां पर क्या है, दो के सेट दिए गए हैं डिजीज के, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेट जो है बैक्टीरिया से होता है। ठीक, पहला देखिएगा, पहला लिखा है टिटेनस और दूसरा लिखा है मम्स। ठीक, मम्स एक वायरल इंफेक्शन है, ये काज होता है वायरस के द्वारा, टिटेनस जो है ये बैक्टीरिया काज करता है। ठीक है, फिर लिखा है हर्प्स और इन्फ्लुएंजा। जो हर्प्स है ये आपका क्या है, ये वायरस से होता है। ठीक, और ये क्या है, ये भी आपका किससे होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। कॉलरा और टिटेनस, ठीक, तो कॉलरा भी बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक, ये बैक्टीरिया काज करता है, और टिटेनस भी आपका क्या है, ये भी बैक्टीरिया काज करता है। आपसे पूछा गया था कौन सा सेट है, तो आप बता देंगे कॉलरा और टिटेनस। आगे आओ, टाइफाइड में आ जाओ, तो टाइफाइड कैसे है, टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन आपका जो स्मॉल पॉक्स है ये क्या है, ये वायरस काज करता है। ठीक, तो यहां से आपकी डिजीज भी आपको पता चल गई, टिटेनस बैक्टीरियल है, वायरल आपके वायरस से होने वाली मम्स है, हर्ब्स आपकी जो है ये भी वायरस है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होती है, कॉलरा आपका बैक्टीरियल है, टिटेनस भी आपका बैक्टीरियल है, टाइफाइड आपका बैक्टीरियल है, और स्मॉल पॉक्स वायरस से होने वाली डिजीज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग, हमें क्या है, गलत स्टेटमेंट बताना है विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। ठीक, पढ़िएगा, लिखा है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर, मतलब जब बनी बनाई एंटीबॉडी डायरेक्टली गिवन, डायरेक्टली दे दी जाती हैं, तब इसको कहते हैं इट कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। हाँ, पैसिव इम्यूनिटी तो कहेंगे क्योंकि यहां पर हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है, एंटीबॉडी नहीं बना रही है, बनी बनाई दे दी जा रही है, डायरेक्टली गिवन है, तो इसको कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। ये सही बात है, ए क्या है, करेक्ट है। ठीक, गलत पूछा है हमसे, आगे बढ़िए। दूसरा लिखा है एक्टिव इम्यूनिटी, क्या लिखा है, लिखा है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक, नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी क्विक नहीं होती है, एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स करती है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स रहता है वो लंबे समय तक रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। तो ये क्या है, ये गलत लिखा हुआ है, और हमसे यही पूछा गया था कि जो गलत है वही सही है। आगे बढ़िए, अभी इतने पर ही मत टिक जाइए, हो सकता है आगे चलिए। सी पढ़िएगा, लिखा है फीटस रिसीव, अगला भी पढ़ लेते हैं। लिखा है फीटस जो होता है वो रिसीव करता है सम एंटीबॉडी फ्रॉम मदर। ठीक है, मदर से कुछ एंटीबॉडी रिसीव करता है, इट एन एग्जांपल फॉर पैसिव इम्यूनिटी। हाँ, ये भी पैसिव इम्यूनिटी है मेरे भाई, क्यों, क्योंकि फीटस आप जानते हैं कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, IgG एंटीबॉडी जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये डायरेक्टली मदर से बेबी में आ रही है, यहां बॉडी को बनानी नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो ऐसी इम्यूनिटी क्या है, ये पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है,
फिर लिखा है अगला, लिखा है व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन, व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन, चाहे वो लिविंग एंटीजन हो या फिर डेड हो, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाई जाती है, इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, देखो कोई भी एंटीजन चाहे वो लिविंग हो या फिर डेड हो, हमारी बॉडी में अगर आता है तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाती है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है तो ऐसी इम्यूनिटी को क्या कहेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को काम करना पड़ रहा है। ठीक, तो ये भी सही बात लिखी हुई है। रॉन्ग पूछा था तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ये सारी बातें तीनों सही लिखी हुई हैं, यहां क्विक रिस्पॉन्स नहीं होता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है हमारा एंटी वेनम इंजेक्शन, जो हमारा एंटी वेनम इंजेक्शन होता है जब सांप काट लेता है, ठीक है, तो क्या है, पॉइजनस होता है, उसमें वेनम होता है, तो उसी के प्रति, ठीक है, उसी का जो है विरोधी, इसी को बोलते हैं एंटी वेनम, और उसका इंजेक्शन दिया जाता है। उसमें क्या होता है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, क्या होती है उसमें, उसमें होती है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, इसको याद रखना, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है। फिर लिखा है वाइल, जबकि, जबकि क्या लिखा है, आगे लिखा है जबकि पोलियो ड्रॉप दैट एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी कंटेन, जो हमको पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है उसमें क्या होता है, ओपीवी। ठीक, उसमें क्या होता है, उसमें लिखा हुआ है एक्टिवेटेड पैथोजन होते हैं, लिखा है हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज होती हैं, गामा ग्लोबुलिन्स होती हैं, या फिर एटूनेटेड पैथोजन होते हैं। अब देखो, जो हम लोग ओपीवी वैक्सीन लेते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन लेते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं एटूनेटेड पैथोजन। ये पैथोजन क्या होते हैं, ये पैथोजन जो होते हैं बहुत ही वीक फॉर्म होता है पैथोजन का। ठीक, ये डिजीज नहीं काज करा पाते। ठीक, वीक फॉर्म होता है पैथोजन का, ये डिजीज नहीं काज करवा सकते। अब एटूनेटेड पैथोजन किन किन जो है, किन किन में जो है वैक्सीन ये लगती है जिसका एटूनेटेड पैथोजन, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे बीसीजी। ठीक, बीसीजी में जो टीका दिया जाता है, ओपीवी हो गया, रोटा वायरस हो गया, ये सब जो है वैक्सीन एटूनेटेड पैथोजन पर आधारित होती हैं। अगर यहां पर एटूनेटेड पैथोजन की जगह पर लिखा आ जाए लाइव एटूनेटेड ऑर्गेनिज्म, तो ये भी आप सही लगाएंगे, एटूनेटेड पैथोजन और लाइव एटूनेटेड ऑर्गेनिज्म, ये आपको देखने को मिलेगा बीसीजी में, ओपीवी में, रोटा वायरस में। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है विच इज नॉट, क्या पूछा है, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस का एग्जाम्पल इनमें से कौन नहीं है। चार ऑप्शन है, पहला है मोनोसाइट, दूसरा है कुफर सेल, तीसरा है हेसेल्स कार्पसल, और चौथा है एपिथेलॉइड सेल्स। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, एलिमिनेशन का मतलब है कि कौन नहीं होंगे। अब देखो मोनोसाइट हमसे नाट वाला पूछा है, तो हमें ये पहले ये पता लगा लो कि कौन कौन से मैक्रोफेजेस हैं, एग्जाम्पल हैं। देखो आप जानते हैं जो हमारी मोनोसाइट होती हैं ये भी मैक्रोफेजेस हैं, यानी भक्षण करने का काम, फाइगोसाइटोसिस का काम करती हैं, और जब ये टिश्यू की ओर चली जाती हैं तो ये इनको मैक्रोफेजेस कहने लगते हैं। ठीक है, फिर कुफर सेल लिखा है, तो आप जानते हैं जो कुफर सेल हैं ये लीवर में होती हैं और ये भी फाइगोसाइटोसिस का काम करती हैं। फिर एपिथेलॉइड सेल, ये भी आप जानते हैं एपिथेलियल सेल में पाई जाती हैं, और ये भी हमारे इम्यून रिस्पांस में मदद करती हैं, और ग्रैनुलोमा, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, तो यहां से क्या हुआ, यहां से आपने तीन के बारे में समझ गए। ठीक, तीनों ये हैं, बस्ता कौन है, सी वाला बस्ता है। एलिमिनेशन मेथड लगाकर इस क्वेश्चन को भी, अगर आपको चीजें नहीं आ रही हैं तब भी आप ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेसेल्स कार्पसल, ये थाइमस ग्लैंड में पाई जाती हैं। ठीक, ये थाइमस ग्लैंड में पाई जाती हैं, और इनको एक और नाम देते हैं। ठीक, इनको बोला जाता है थाइमिक बॉडी, और थाइमिक बॉडी कहते हैं इनको। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है विच एंटीकोगुलेंट, कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है फॉर थायराइड प्रोफाइल। एक क्वेश्चन आपसे एंटीकोगुलेंट से आएगा जिसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और वाइल पूछेगा कि टेस्ट कौन से के लिए कौन सी वाइल यूज कर लेंगे, या फिर उस वाइल का जो ढक्कन होता है, ठीक,
वो किस कलर का है, ये आपसे पूछा ही जाना है, श्योर एंड सर्टेन है। कितने भी एग्जाम आप देख लो और ज्यादातर गिने चुने क्या उनसे पूछता है, आपसे पूछेगा कि ग्रे टॉप ऑयल में जिसका जो है ग्रे कलर का है ढक्कन, उसके लिए कौन से उसमें कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और या फिर आपसे पूछता है जो हेपारिन वाला है। तो ये दो जितने हैं आपसे 5 ही तो हैं ही, और वही आपसे गिने चुने हर बार पूछे जाते हैं। और एक आप एक नंबर की जैसे एम्स में जाओगे तो 4 नंबर का है, ठीक है, एक क्वेश्चन, और अदर एग्जाम में देखोगे तो एक का 1 नंबर है। तो ये आप जो है गलती मत कीजिएगा, और बेसिक से है इनको डेली रिवीजन में रखिए। सारी चीजें आपको एक बार जवान पे आ जाएंगी तो मजा आ जाएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। थायराइड प्रोफाइल के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, अरे मेरे भाई थायराइड प्रोफाइल के लिए क्या है, सीरम का प्रयोग करते हैं। सीरम के लिए आप जानते हैं या तो आपका जो है रेड ऑयल यूज करेंगे या फिर आपका येलो कलर का यूज करेंगे। तो इनमें क्या होता है, कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, बस ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने क्वेश्चन। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कैसी आपको क्लास लगी। अगर आपको मजा आया है तो जैसे मैं आपके लिए क्लासेस ला रहा हूं, बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप 2026 के लिए एक तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाना, ये एजुकेशन मसाला ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना। 1 लाख से अधिक स्टूडेंट यहाँ पर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसकी जो ये क्लास हो रही है इनकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, या कोई छोटी मोटी नोटिस आती है तो उसका जो है आपको पीडीएफ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको मिल जाएगा। देखिएगा ये क्लास हुई, उसके बाद ये पीडीएफ आपको नीचे मिल गया, तो हर एक क्लास के बाद में पीडीएफ आपको इस पर मिल जाएगा। ये हमारा है इंस्टाग्राम फैक्ट वाला मनीष, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 लाख स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी बेहतरीन क्लासेस हम आपके लिए लाते रहें, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।